Hello friends, today I am going to teach you art and culture class. So first of all, I want to start a specific chapter, uh, temple architecture in India. आज मैं कला एवं संस्कृति का किस कक्षा शुरू करने वाला हूं, जिसमें मैं पहला जो विषय है वो है मंदिर स्थापत्य कला का विकास. तो फर्स्ट थिंग I suggest you that whenever I draw a diagram or a picture on the board, please cautiously watch this and try to follow it. So first thing I want to share you that the temple architecture is not a climax position from beginning. It is gradually developed and it has some stages. मंदिर स्थापत्य की जो चरमोत्कर्ष विकास है वह एकाएक नहीं हो गया था, बल्कि वो धीरे धीरे, और इस धीरे धीरे प्रक्रिया में कुछ चरणों ने, some stages are responsible for the climax of temple architecture. ये जो धीरे धीरे की प्रक्रिया है इसमें कुछ चरणें हैं. इन चरणों में मंदिर स्थापत्य का विकास हुआ और उन चरणों को आप ध्यान से देखेंगे. कोशिश मेरा रहेगा कि मैं बोर्ड पे उसको ड्रॉ करूं और आप उसको फॉलो करेंगे. ठीक है. सबसे पहले आप जान लीजिए कि मंदिर स्थापत्य का विकास भारत में 5वीं शताब्दी ईस्वी से माना जाता है. इसके पहले देयर वाज नो एविडेंस ऑफ एनी टेम्पल टाइप आर्किटेक्चर. इसके पहले मंदिर जैसी किसी भी स्मारक का साक्ष्य नहीं मिला है, और ऐसा माना गया है कि मंदिर स्थापत्य का विकास 5वीं शताब्दी से क्लाइमेक्स पे होने लगा. यानी कहने का तात्पर्य है कि जो आज मॉडर्न टाइम में जो हम लोग मंदिर देखते हैं, उत्तर भारत हो या दक्षिण भारत हो, तो इस ऐसे संरचना का विकास 5वीं शताब्दी से माना जाता है. लेकिन इसके पहले मंदिर थे. जो मैंने बोला कि कोई साक्ष्य नहीं मिला है, उसका तात्पर्य यह हुआ कि आज का जो मंदिर हम देख रहे हैं, इस तरह का साक्ष्य पहले नहीं मिला है. पहले भी मंदिर थे, लेकिन उनकी संरचना अविकसित थी और वो विकासशील अवस्था में, डेवलपिंग फेज में थे. लेकिन पहले भी मंदिर थे. लेकिन जो अभी का मंदिर हम देखते हैं, जिसको हम नागर शैली, द्रविड़ शैली, वेशर शैली कहते हैं, ये भी आपको मुझे बताना है, ये 5th AD से ही माना जाता है, 5वीं शताब्दी से ही माना जाता है. सबसे पहली, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर इन इंडिया. फर्स्ट इज नागरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, सेकेंड इज द्रविड़ा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, and third is Besara style of temple architecture. And you can categorize these styles with the geographical location. आप इन शैलियों को भौगोलिक दृष्टि से भी वर्गीकृत कर सकते हैं. जैसे in northern India the style of temple architecture is called Nagara style, and in southern India the style of temple architecture is called Dravida style. And between the two styles there is a new style emerged in that area from Vindhyachal to Krishna, that is called Besara style of temple architecture. बेसर का वैसे शाब्दिक अर्थ खच्चर होता है, और बेसर को माना जाता है कि यह मिश्रित मंदिर स्थापत्य शैली है, जिसमें नागर शैली और द्रविड़ शैली दोनों ही शैलियों के तत्वों का समायोजन हुआ है. और इसी समायोजन के प्रयास से
वेशर नामक एक नवीन मंदिर स्थापत्य की शैली का जन्म हुआ है। तो आप समझ लीजिए कि विंध्याचल पर्वत तक, इसको मोटा मोटी भाषा में मैं बता रहा हूं, बोलचाल की भाषा में बता रहा हूं, जिससे आपको समझ में आ जाए कि हिमालय से विंध्य पर्वत तक जिस मंदिर निर्माण की शैली प्रचलित थी इस क्षेत्र में, हिमालय से लेकर विंध्य पर्वत तक, उसको कहते हैं नागर शैली। फिर विंध्याचल पर्वत से लेकर कृष्णा नदी तक एक वर्ड मैंने यहां पे बोर्ड पे लिखा है दक्षिणतम, यानी दक्षिण भारत में अंत तक, पूरा दक्षिण भारत जो है कृष्णा के नीचे, वहां पे जो शैली मंदिर स्थापत्य की प्रचलित थी उसको कहते हैं हम द्रविड़ शैली। और विंध्याचल पर्वत से लेके, सॉरी, हिमालय पर्वत से लेके विंध्याचल पर्वत तक मंदिर निर्माण की जिस शैली का प्रचलन भारत, उत्तर भारत में था, उसको कहते हैं नागर शैली। ठीक है। उसी प्रकार विंध्याचल पर्वत से कृष्णा नदी तक जो शैली थी वह बेशर शैली कहलाती है। और फिर कृष्णा नदी से दक्षिणतम बिंदु तक जो मंदिर निर्माण की शैली प्रचलित थी उसको कहते हैं द्रविड़ शैली। आपको मैं बताना ये चाह रहा हूं, भारत में अभी का या आज के प्रेजेंट समय में जो आप मंदिर देखते हैं वो धीरे धीरे, मैं इस क्लास शुरू करने के समय भी बताया, धीरे धीरे इस विकास को उसने प्राप्त किया है। इसके पहले किस प्रकार ये विकास हुआ है मंदिर का, ये आपको मैं बताना चाह रहा हूं। और नागर शैली, द्रविड़ शैली या बेशर शैली, इन सभी का विकास 5वीं शताब्दी से माना जा सकता है। और इस समय मंदिर ने एक अच्छे, माने एक उत्कृष्ट स्थापत्य का स्थान लिया। नहीं तो इसके पहले मंदिरों का जो निर्माण था वो बहुत, जैसे मानव का विकास शुरू शुरू में आदिम जैसा हुआ है, वैसा ही मंदिर में भी थोड़े बेढब संरचना भी मंदिरों में मिलेंगे शुरू के फेज में। लेकिन धीरे धीरे मंदिरों ने
विकास के एक स्तर को प्राप्त कर लिया और फिर आज की डेट में भी देखते हैं या इससे पहले भी बहुत उत्कृष्ट मंदिर स्थापत्य भारत में हम देख सकते हैं। अब आप देखते हैं उस फेज को, आप समझिए कि कैसे मंदिरों ने विकास को प्राप्त किया। तो सबसे पहले मंदिर का निर्माण कार्य, इसको कुछ लोगों ने 5 स्टेज में, 5 चरणों में बांटा इस विकास को। उसी फेज को हम लोग भी फॉलो करेंगे, कोई अपना अलग हमारा व्यू नहीं है इसके बारे में। तो पहला स्टेज, पहली जो विकास की प्रक्रिया है मंदिर की, उसको हम समझते हैं पहले। अब आपको मैं बता रहा हूं, विस्तार पूर्वक ध्यान से सुनिएगा। पहला जो मंदिर के विकास का चरण है, द इनिशियल स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर इज, ये जो एक लिखा है मैंने, ये मंदिर निर्माण की पहली विकास की अवस्था है या चरण है, जिसमें एक वर्गाकार संरचना का साक्ष्य मिलता है, जो उथले खंभों पर, उसका जो प्रवेश द्वार था वो उथला खंभा था, जो मैंने खंभा यहां डिनोट किया है, और इस खंभा के ऊपर छत भी होता था और उसके बाद मंदिर में प्रवेश किया जाता था। इसी उथले खंभे के ऊपर जो छत होता था और उसके बाद मंदिर में प्रवेश किया जाता था, तो ये जो उथला खंभा वाला छत है, इसी को मंडप, बाद में मंदिरों का मंडप कहलाया जाने लगा।
और पहले स्टेज के जो मंदिर थे उनका छत फ्लैट रूफ्ड था, यानी छत जो था वो सपाट था। आज जो मंदिर की संरचना आप देख रहे हैं वो उस समय नहीं था। और इसका श्रेष्ठ उदाहरण ये है मध्य प्रदेश सांची की मंदिर संख्या 17। यदि सांची के मंदिर संख्या 17 को आप अवलोकन करेंगे तो आपको इनिशियल स्टेज ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर समझ में आ जाएगा, जिसमें मंदिर एक वर्गाकार कक्ष की तरह है, भले उसमें गर्भगृह हो, ये हो, बहुत प्रारंभिक संरचना ये, और उसका जो छत है उथला है, सॉरी सपाट है, और इस कक्ष में प्रवेश करने के लिए उथले खंभों के आधार पर एक भवन से गुजरा जाता है, और यही भवन जिसके ऊपर छत है ये मंडप कहलाया कालांतर में आगे चलकर मंदिर की संरचना। और मंदिर संख्या 17 सांची का ऐसे मंदिर का क्लासिक एग्जाम्पल दे रहा है। इसके बाद आया मंदिर निर्माण का दूसरा चरण। दूसरे चरण में कोई विशेष संरचना में तब्दीली नहीं हुई, लेकिन another structure was included in the second stage of temple architecture। यानी कुछ नया, मतलब इस जो स्थापित स्ट्रक्चर था, स्टैब्लिश्ड स्ट्रक्चर पहले स्टेज का, वो कुछ बहुत ज्यादा उसमें विकास नहीं हुआ, बल्कि एक अतिरिक्त संरचना मंदिर में जोड़ी गई। और ये पहले ही आपको मैं बता दे रहा हूं, जिस कक्ष में आप मंदिर जहां जाते हैं, या तो हनुमान जी, शंकर जी, जिस किसी की भी प्रतिमा जिस कक्ष में होती है उसको गर्भगृह कहा जाता है, सैंक्टम सैंक्टोरम। यानी ये इनिशियल स्टेज का जो मंदिर था ये इसका गर्भगृह था, और गर्भगृह से जैसे बाहर निकलेंगे एक उथले खंभों पर आधारित एक भवन था जिसको हम लोग मंडप कहा है। सेकेंड स्टेज में no another increased in this established structure। कोई अतिरिक्त विकास जो स्थापित संरचना थी उसमें नहीं हुई, लेकिन एक दूसरी अतिरिक्त संरचना मंदिर में बनाया गया, और एंड दिस वाज कॉल्ड प्रदक्षिणा पथ। मंदिर गर्भगृह के चारों तरफ एक ढका हुआ बरामदा, समझिए उसको बरामदा बनाया गया, कॉरिडोर बनाया गया, और इसी को हम कहते हैं प्रदक्षिणा पथ। आज के जमाने में आप मंदिर में गए होंगे तो कुछ लोग मंदिरों के चारों तरफ जो परिक्रमा करते हैं, गर्भगृह के चारों तरफ, मंदिर तो बाहर हो गया, मतलब मंदिर का पूरा संरचना बाहर निकलना पड़े, लेकिन गर्भगृह जहां वेयर द आइडल ऑफ चीफ डाइटी वो is installed, that is called sanctum sanctorum, गर्भगृह। तो इस गर्भगृह के चारों तरफ लोग परिक्रमा करते हैं, आज भी करते हैं। तो इस संरचना का कब निर्माण हुआ था? पहली बार मंदिर निर्माण की जो प्रक्रिया चल रही थी उसके द्वितीय चरण में, दूसरे स्टेज में ये प्रदक्षिणा पथ को शामिल किया गया। शामिल नहीं किया गया, बोले बनाया गया। ये ढका हुआ था, ये नहीं कि कवर नहीं था, उसके ऊपर कड़ा, और भक्त उसकी परिक्रमा कर। और ऐसे मंदिर का, सेकेंड स्टेज वाले मंदिर का एग्जाम्पल मध्य प्रदेश का एक जगह है नचना कुठारा। वहां का जो पार्वती मंदिर है वही सेकेंड स्टेज ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर को बताता है। नचना कुठारा का पार्वती मंदिर अगर देखेंगे तो आपको मंदिर निर्माण की दूसरे चरण का एहसास होगा। अब आइए तीसरा स्ट्रक्चर। तीसरा स्ट्रक्चर मैंने लिखा है यहां पे, और ठीक सेम संरचना है तीसरे स्ट्रक्चर में। ऐसी मंदिर यहां भी है, ऐसे यहां भी है, लेकिन मंदिर के सामने कोनों पर 4 छोटे छोटे कक्षों का निर्माण किया है मैंने। तो तीसरे स्टाइल में आप समझ लीजिए, तीसरे चरण में समझ लीजिए
कि मंदिर निर्माण की एक नई शैली को लाया गया. There was a new style launched in the third stage of the development of temple architecture. तीसरा मंदिर स्थापत्य की जो विकास की का चरण था, उसमें एक नया शैली को लाया गया और उस शैली को कहते हैं पंचायतन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, यानी मंदिर निर्माण की पंचायतन शैली. पंचायतन का नामकरण 5 से हुआ है, जिसमें मंदिर में यानी सैंक्टम सैंक्टोरम में इंस्टॉलेशन ऑफ चीफ डाइटी, इंस्टॉलेशन ऑफ द आइडल ऑफ चीफ डाइटी एंड along with 4 माइनर डाइटी. कहने का मतलब है कि पंचायतन शैली में एक मुख्य देवता को गर्भगृह में उनकी मूर्ति या प्रतिमा स्थापित की जाती थी, लेकिन साथ साथ गर्भगृह के चारों कोनों पर 4 छोटे देवताओं के भी मंदिर बनाए जाने की प्रक्रिया शुरू हुई. एंड टोटल नंबर ऑफ डाइटीज वेयर 5 इन द प्रीमाइसेस ऑफ टेम्पल. ठीक है, उस मंदिर परिसर में देवताओं की कुल संख्या 5 हो गई. इसको कहते हैं पंचायतन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर. ठीक है, और एक नया चीज इंट्रोड्यूस हुआ है एंड इट इज अ वेरी इंफॉर्मेटिव फॉर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन. दैट एस्पायर वेयर फर्स्ट टाइम लॉन्च्ड इन द थर्ड स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर. जो मंदिर निर्माण की विकास की तीसरी शैली थी, उसमें पहली बार मंदिर में शिखरों को लाया गया, यानी पहली बार शिखर का निर्माण हुआ. शिखर समझ रहे हैं आप? ये जो मंदिर में शिखर होते हैं, ऐसे ऐसे होते हैं ना, ऐसे भी होते हैं. ये पहली बार तीसरे चरण में लाया गया शिखर. लेकिन ये शिखर बहुत लंबे नहीं होते थे, अभी विकास की अवस्था में थे, डेवलपमेंट फेज में थे, छोटे छोटे शिखर थे. ठीक है, और थर्ड स्टेज का क्लासिक एग्जाम्पल है देवगढ़ का दशावतार मंदिर और कर्नाटक में जो एहोल है वहां का दुर्गा मंदिर. देवगढ़ का दशावतार मंदिर और कर्नाटक के एहोल का दुर्गा मंदिर. अब आइए फोर्थ स्टेज ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर. फोर्थ स्टेज में क्या हुआ कि ये जो पंचायतन स्टाइल वाली मंदिर निर्माण की शैली प्रवर्तित हो गई, तो इससे क्या हुआ कि पहले मैं आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मंदिर जो थे वर्गाकार आकृति को दिखते थे. ठीक है, लेकिन स्क्वायर टाइप. लेकिन ये पंचायतन स्टाइल में ये जो क्या हुआ 4, इससे क्या हुआ कि ये पूरा मंदिर प्रेमाइसेस दूर से रेक्टेंगुलर आयताकार दिखने लगा. ठीक है, पूरा माना जाता है क्रूशाकार, मतलब ये आयताकार देखा जाने लगा. तो बस यही चेंज फोर्थ स्टेज में हुआ. कोई विशेष इसमें चेंज नहीं हुआ, बल्कि पूरी मंदिर संरचना जो थी आयताकार दिखने लगी. और इसका भी क्लासिक एग्जाम्पल है, महाराष्ट्र में एक तेर मंदिर है, तेर टेम्पल ऑफ महाराष्ट्र. 5वां, ये 5वें स्टेज में क्या हुआ कि स्थापित जो मंदिर की संरचना आ रही थी वो तो चली आ रही थी. ठीक है, अब क्या किया गया कि मंदिर को के छत को इस तरह से गोलाकार छतों पर एक टोपी जैसी संरचना का निर्माण होने लगा कि मंदिर जो थे वृत्ताकार दिखने लगे दूर से. वृत्ताकार समझ रहे ना, वृत्त जैसे संरचना लगे कि मंदिर वृत्त जैसी संरचना को प्रतिबिंबित कर रहे हैं. यही 5 स्टेज में हुआ है. और इसका भी श्रेष्ठ एग्जाम्पल है, एक ही मंदिर है, ये राजगीर का मनियार मठ इन बिहार. आप जाएंगे तो इसको देख सकते हैं, ये मंदिर वृत्ताकार दिखेगा आपको. मनियार मठ को एग्जाम्पल के तौर पर लिया गया है.
ये हुआ मंदिर के विकास के विभिन्न चरण, मंदिर के विकास के नहीं, मंदिर स्थापत्य के विकास के विभिन्न चरण। ठीक है। इसी से आगे विकसित होते हुए भारत में मंदिर निर्माण की 3 शैलियां प्रचलित हुई। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, पहली शैली जो है नागरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, दूसरा है बेसरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, और तीसरा है द्रविड़ा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। अब आपको अलग अलग बताते हैं क्या स्टाइल है लेकिन आप ये भी जानिए, ये जो स्टाइल्स मैंने बताए हैं वो मेन, ठीक है ना, मेन स्टाइल है भारत के, और इन्हीं स्टाइलों से सब स्टाइल्स का भी इमर्जेंस हुआ है, उप शैलियों का भी जन्म इन्हीं स्टाइलों से हुआ है। जैसे नागरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर जो है, उससे 3 उप शैलियां विकसित हो गई। पूर्वी भारत में उड़ीसा शैली, मध्य भारत में खजुराहो शैली, और पश्चिमी भारत में जो गुजरात महाराष्ट्र का एरिया है उसको कहते हैं मरु गुर्जर शैली या सोलंकी शैली। उसी प्रकार द्रविड़ शैली से भी 3 उप शैलियों का विकास हुआ। पहला नायक शैली, दूसरा बेशर शैली, तीसरा विजयनगर शैली। यानी क्षेत्र के हिसाब से भी कुछ उप शैलियों का विकास हुआ है, लेकिन उन्होंने विकास की जो प्रेरणा ली है वो मेन जो शैलियां हैं नागर द्रविड़, इसी से ली है, इसलिए उनको सब स्टाइल्स कहा जाता है, उप शैलियां कहा जाता है। दूसरी बात कि स्टाइल्स में अंतर है, इसीलिए अलग अलग नाम दिया गया। ठीक है। तो पहले हम आते हैं नागरा स्टाइल पे, जिस पे बात करेंगे हम।
आइए इसको मैं बता दे रहा हूं आपको, क्लियर कट मंदिर स्थापत्य का शैली समझ लीजिए। फर्स्ट, important thing is the idol of main deity installed a square type hall that is called गर्भगृह। मुख्य देवता की जो प्रतिमा थी वह एक वर्गाकार कक्ष में स्थापित की जाती थी, जिसको कहते हैं सैंक्टम सैंक्टोरम या गर्भगृह। यहीं पे देवता रहते थे, ठीक है, ये देवता यहीं पे रहते थे। जैसे ही उस गर्भगृह से आप बाहर आते तो एक खंभों वाला हॉल या बरामदा मिलता। इसी को हम लोग कहते हैं सभा भवन या मंडप। वहां पे जो फॉलोअर्स थे, जो पूजा करने वाले अनुयायी जो थे, वो खड़े होकर आराधना करते थे। आज भी आप मंदिर में जाएंगे तो डायरेक्ट गर्भगृह में हमारा प्रवेश नहीं होता है, बल्कि गर्भगृह के ठीक सामने हम हाथ जोड़कर उस संबंधित देवता के प्रति प्रार्थना करते हैं, ठीक है। उसी को कहते हैं हम लोग मंडप। इसी मंडप से लगी हुई एक संरचना है। जब गर्भगृह के चारों ओर ढका और घिरा हुआ घूमने का जगह जो होता है उसको कहते हैं प्रदक्षिणापथ। प्रदक्षिणा का मतलब भी होता है फेरे लगाना, यानी राउंड टाइप फेरे लगाना। इसको मैंने लिखा है, आप देखे होंगे, ये ऐसे चारों तरफ यहां से लेके यहां तक हम लोग परिक्रमा कर सकें, ठीक है ना, रोटेशन कर सकें, इसको कहते हैं प्रदक्षिणापथ। अगला मैंने लिखा है स्पायर, शिखर, जो मंदिर स्थापत्य निर्माण के तीसरे चरण में शिखर को लाया गया और वो छोटे शिखर थे, ठीक है। शिखर मंदिर की मुख्य संरचना गर्भगृह के ऊपर होता था। शिखर के कई प्रकार हैं, वो भी मैं बताऊंगा आपको। 3 प्रकार हैं शिखर के। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ शिखरास या स्पायर्स। तो ये शिखर हुआ, जरूरी नहीं कि हमेशा ऐसा ही शिखर हो, दूसरे टाइप के भी शिखर होते हैं। शिखर के ऊपर एक गोलाकार, गोलाकार मत कहिए उसको, ऐसा लगेगा देखने से कि ड्रेनेज टाइप का, मतलब नाली युक्त संरचना, नाली युक्त संरचना आप कह सकते हैं हिंदी में। शिखर के ठीक ऊपर नाली युक्त संरचना दिखाई पड़ती है नागर शैली के मंदिरों में, उसको हम लोग कहते हैं आमलक। और आमलक के ऊपर एक गोल संरचना नागर शैली के मंदिरों में पाई जाती है। इसी गोल संरचना को कलश कहा जाता है। फिर आप आइए, ये शिखर के 3 प्रकार कुछ लर्नेड लोगों ने बताए हैं। शिखर भी 3 प्रकार के बताया गया है। पहला शिखर के प्रकार का नाम है लैटिना या रेखा प्रसाद। दूसरा बताया है फमसाना और तीसरा बताया है बल्लवी। लेकिन आपको समझाना पड़ेगा कि कौन लैटिना है, कौन फमसाना है और कौन बल्लवी है।
आप डे टू डे लाइफ में भी इसको पिक्चर्स मतलब फोटो देखते होंगे, टीवी देखते होंगे, शहर में घूमते होंगे, गांव में घूमते होंगे, तो आप मार्क कीजिएगा ऐसे। शिखर के 3 प्रकार हैं। देखिए 1, 2 and 3, these are the types of spires। ये जो प्रकार हैं, शिखरों के प्रकार हैं। पहला मैंने बताया आपको लेटिना या रेखा प्रसाद। जब मंदिर के ऊपर वर्गाकार रूप से संरचना ऊपर उठते हुए सीधे वर्गाकार हो जाए, यानी यहां इनका आधार बेस जो है वर्गाकार है, लेकिन वो ऊपर जाते ही सीधे वक्र हो जाती हैं, कर्व्ड हो जाती हैं, और कर्व्ड होके एक बिंदु पर मिलती हैं। इसी बिंदु के शिखर को हम लोग लैटिना या रेखा प्रसाद कहते हैं। फिर से समझ लीजिए, मंदिर एक वर्गाकार है, यहां से संरचना यानी शिखर ऊपर उठ रहा है, लेकिन इसका आधार वर्गाकार है, और ऊपर लेकिन सीधे वक्राकार होकर दोनों ओर से एक बिंदु पर मिल जाती है, और इसी शिखर को हम लोग लैटिना या रेखा प्रसाद कहते हैं। ऐसे संरचना आपको हमेशा दिखाई पड़ते होंगे। यहां भी आप पटना के अंदर भी देख सकते हैं, दिल्ली के अंदर भी देख सकते हैं आप, ठीक है। इसके लिए तो हर जगह उपलब्ध है। दूसरा देखिए, मंदिर ये हुआ, यहां गर्भगृह है, यहां भी गर्भगृह है। अगर वर्गाकार आधार से शिखर उठ रहा है, वर्गाकार आधार से, लेकिन वक्र नहीं हो रहा है, सीधी रेखा में जा रहा है, और बाद में एक बिंदु पर मिल जाता है। इसी को कहते हैं फमसाना, ठीक है। यह संरचना थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी बन गई है, लेकिन आप समझ लीजिए, जो शिखर सीधे आधार पर वर्गाकार है, लेकिन सीधे वक्राकार होकर एक बिंदु पर मिलता है, आड़ी तिरछी रेखाएं जिसको कहा जाता है, इसी को कहते हैं हम लैटिना या रेखा प्रसाद। दूसरी संरचना मैंने बनाई है, जब शिखर सीधी रेखा में गमन करती हुई और बाद में मंदिर की ऊंची संरचना शिखर का निर्माण करे, इसको कहते हैं फमसाना। और तीसरा संरचना मैंने बनाया है, इसका नाम है बल्लवी। आप कई मंदिरों को देखे होंगे, उसमें इस तरह का संरचना नहीं होकर सीधे अर्ध गुंबदाकार आपको दिखाई पड़ेगा। यहां भी होगा, टाउन में आप देखेंगे कुछ मंदिरों में अर्ध गोलाकार निर्माण हुआ है, ठीक है ना। तो ऐसे इसको भी शिखर माना जाता है। ऐसे अर्ध गोलाकार, ठीक है ना, शिखर को ही बल्लवी कहा जाता है। मेरे हिसाब से आपके दिमाग में क्लियरिटी आ गई होगी शिखरों के मामले में, क्योंकि स्पायर हैव 3 टाइप्स। फर्स्ट इज कॉल्ड लैटिना रेखा प्रसाद, second is called famsana, and third is called ballavi। And day to life you should watch the
शिखर स्ट्रक्चर ऑफ एनी टेम्पल्स। ठीक है, अब आपको मैं बता रहा था नागरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर में बता रहा था। तो मैंने बताया कि द बिगिनिंग ऑफ नागरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर फ्रॉम 5th AD, 5वीं शताब्दी से नागरा शैली का विकास माना जाता है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट structures of Nagara style is first sanctum sanctorum, second is mandapas, third is pradakshinapath, and fourth is amlak, not amlak, fourth is spires, शिखर, and fifth is amlak, and sixth is कलशाज या कलश। नागर शैली में, मंदिर निर्माण की नागर शैली में पहला संरचना गर्भगृह होता है, जिसमें मुख्य देवता की प्रतिमा को स्थापित किया जाता है। इस गर्भगृह की परिक्रमा करने के लिए गर्भगृह के सटे हुए एक बरामदा अथवा गलियारा नुमा संरचना भी होता है, जो ढका हुआ होता है, और इसको हम प्रदक्षिणापथ कहते हैं। प्रदक्षिणापथ और गर्भगृह में प्रवेश करने के लिए खंभों, वर्गाकार खंभों पर आधारित जिस हॉल की उपस्थिति मिलती है उसे ही मंडप कहते हैं। तीसरी बात, नागर शैली के मंदिरों में, जिन मंदिरों में पंचायतन शैली का प्रयोग हुआ है, उन मंदिरों में मंदिर संरचना आयताकार हो गई है, और कुछ लोगों के हिसाब से क्रूसिफाइड फॉर्म ऑफ लैंडस्केप, उनका कहना है क्रूशाकार भू विन्यास मंदिरों का दिखता है। इसके अलावा नागर शैली की विशेषता एक और इंपॉर्टेंट मानी जाती है कि इस मंदिर प्रीमाइसेस में, मंदिर परिसर में कोई वाटर रिजर्वायर, जिसको कहते हैं जल ग्रहण क्षेत्र, तालाब, इन सब चीजों की उपस्थिति नहीं पाई जाती है। इसके अलावा नागर शैली के मंदिर किसी बाउंड्री वाल या परकोटे, चाहर दीवारी से घिरे हुए नहीं होते, और न इनमें कोई प्रवेश द्वार होता है। नो एंट्रेंस गेट इन दिस टाइप ऑफ टेम्पल्स। ठीक है ना, ये नागर शैली की विशेषता है। और मैंने बताया कि शिखरों पर एक नालीयुक्त संरचना पाई जाती है, जिसको आमलक कहते हैं, और आमलक पर फिर एक गोल आकृति की स्थापना की गई है, जिसको कलश कहते हैं। और नागर शैली का एक्सेलेंट एग्जाम्पल माना जाता है कौन से मंदिर को? लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर का, ठीक है, उड़ीसा का। ठीक है, अब आपको मैं बता रहा हूं द्रविड़ शैली की क्या क्या फेसेट्स हैं, क्या क्या पहलू हैं इस द्रविड़ स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। पहली बात, द्रविड़ स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर में कुछ नए वर्ड्स यूज किए जाएंगे जो कि नागरा स्टाइल में नहीं किए गए हैं, जैसे, लेकिन मेरे विचार से आपको द्रविड़ स्टाइल में पढ़ाने से पहले जो उप शैलियां नागर शैली से विकसित हुई है उनके बारे में भी जानना जरूरी है, क्योंकि GS1 पेपर जो है ना, बड़ा टिकलिश है, और 150 वर्ड और 250 वर्ड का जो लफड़ा है, इसमें कुछ भी पूछा जा सकता है। इसलिए सब स्टाइल्स के बारे में भी जानना जरूरी है। 3 सब स्टाइल्स नागर शैली से निकली, और वो स्टाइल्स हैं, पहला उड़ीसा,
दूसरा खजुराहो और तीसरा मरु गुर्जर। देखिए क्या है उड़ीसा शैली में, क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये नागर शैली से ही निकला है, लेकिन कुछ अलग विशेषताएं इसकी अपनी है। जैसे उड़ीसा शैली के मंदिर में आप जाएंगे, चाहे लिंगराज मंदिर हो, चाहे कोणार्क मंदिर हो, सूर्य का जो मंदिर है कोणार्क, कहीं भी जाएंगे तो देखेंगे कि सबसे पहली बात ओडिया शैली में, उड़ीसा शैली में बाहर मंदिरों पर काफी नक्काशी की गई है, लेकिन अंदर घुसेंगे आप तो मंदिर बिल्कुल सादगी के प्रतिमूर्ति लगते हैं। ये पहला विशेषता है। दूसरा विशेषता कि यहां पे शिखर का एक अलग नाम है। हमने जैसे नागरा शैली में शिखर बताया आपको, लेकिन उड़ीसा में मंदिरों पर जो शिखर है उसको रेखा देउल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेखा देउल। दूसरी बात, एक और नया वर्ड इसमें आप पाएंगे, जो हॉल है, इसको मंडप भी बोलते हैं, वो उड़ीसा शैली में उसके लिए खास स्पेसिफिक नाम आया है, वो जगमोहन कहा जाता है। यानी दो चीज हमेशा पीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यह है कि पहला उड़ीसा शैली में शिखरों को रेखा देउल या सिर्फ देउल भी कहा जाता था, और जगमोहन हॉल को उड़ीसा शैली में कहा जाता। तो उड़ीसा शैली की सबसे पहली विशेषता है कि मंदिर के बाहर पूरी नक्काशी है, कलाकृति उत्कीर्ण की गई है, लेकिन अंदर जब मंदिर में जाएंगे तो वहां पे बिल्कुल सादगी है। ठीक है। और उड़ीसा शैली के मंदिर में भी गर्भगृह मंडप की मौजूदगी पाई जाती है। जैसे नागर शैली के मंदिर में गर्भगृह है, फिर मंडप है, वैसे उड़ीसा शैली में भी सेम स्ट्रक्चर माना गया है। उड़ीसा शैली की एक और विशेषता यह है कि इसमें द्रविड़ शैली की तरह बाउंड्री वॉल किया गया है। ये जैसे द्रविड़ शैली की एक विशेषता है कि मंदिर टेम्पल प्रीमाइसेस को घेरा गया है बाउंड्री वॉल से, और एंट्रेंस गेट भी है, उसी प्रकार उड़ीसा शैली के मंदिर में इस चीज को एडॉप्ट किया गया। एडॉप्ट किया जाए या नहीं किया जाए, लेकिन सिमिलर देखेंगे आप तो ये चीज सिमिलर लगेगा आपको। द्रविड़ शैली में भी बाउंड्री वॉल है, उड़ीसा शैली के मंदिरों में भी बाउंड्री वॉल, और बहुत ही बेहतरीन मंदिरों का आप दर्शन कर सकते हैं यदि उड़ीसा आप जाएंगे तो। जैसे एक मंदिर है कोणार्क मंदिर, जो कि ब्लैक पैगोडा कहलाता है, सूर्य मंदिर है ये। ठीक है। और भी है, लिंगराज मंदिर है, ऐसे बहुत सारे मंदिर है। कोणार्क मंदिर के बारे में गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक स्टेटमेंट दिया, जो बहुत सारे किताबों में उतारा गया उस स्टेटमेंट को, क्योंकि गुरुदेव को वो मंदिर संरचना, टेम्पल स्ट्रक्चर इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस किया कि उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दिया कि इस मंदिर में पत्थर की भाषा ने मनुष्य की भाषा को पीछे कर दिया। कोणार्क मंदिर के बारे में गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर का ये स्टेटमेंट मैं बता दिया इसलिए कि प्रीलिम्स के लिए मे बी दे आस्क्ड। ठीक है। अब आइए खजुराहो शैली। ये जो उड़ीसा है ना, नागर शैली जो मंदिर स्थापत्य की थी, उससे पूर्वी भारत में जिस उपशैली का विकास हुआ वो उड़ीसा शैली, फिर नागर शैली से मध्य भारत में जिस उपशैली का विकास हुआ वो खजुराहो शैली, और फिर नागर शैली से पश्चिमी भारत में जिस उपशैली का विकास हुआ वो कहते हैं सोलंकी शैली या मरु गुर्जर शैली। तो खजुराहो शैली पे हम बात कर रहे थे। खजुराहो छतरपुर जिले में है, मध्य प्रदेश के, और ये जो विशिष्टता है खजुराहो शैली की कि इसमें 3 संरचना पाई जाती है, गर्भगृह, मंडप और अर्ध मंडप भी है खजुराहो शैली में। ये स्पेसिफिक है। अभी तक मैंने उड़ीसा शैली और नागर शैली के बारे में बताया कि गर्भगृह, मंडप, प्रदक्षिणा, यही सब, लेकिन खजुराहो में
एक खास विशेषता है कि मंडप, गर्भगृह, मंडप और अर्ध मंडप भी पाए जाते हैं। दूसरा क्या स्पेशल फीचर है खजुराहो टेम्पल्स का? इन्होंने स्पायर्स को एडॉप्ट किया है, शिखर को अपनाया है। तो ये जो सब्सिडरी टेम्पल्स भी होते हैं, देखे होंगे आप, मंदिर एक है, फिर बगल में दूसरा मंदिर, सहायक मंदिर उसको कहते हैं। तो इन्होंने खजुराहो शैली में इस मंदिर पे तो शिखर बनाया ही है, ये सहायक मंदिरों पर भी शिखर बना दिया है। इससे क्या लगता है, दूर से मंदिर माउंटेन टाइप स्ट्रक्चर लगता है, दूर से देखेंगे मंदिर खजुराहो के। तो ये मुख्य मंदिर पर तो शिखर है ही, साथ साथ सहायक मंदिरों पर भी शिखर को बनाया गया, जिससे ये दूर से पर्वतीय संरचना जैसा दिखता है। तीसरी बात, खजुराहो टेम्पल्स में जो नक्काशी की गई है वो काम कला पे आधारित है, ठीक है। और ऐसा लगता है कि वात्सायन के कामसूत्रा, मतलब कहने का मतलब कि चंदेलाज वेयर इंस्पायर्ड बाय द कामसूत्राज वात्सायन, वात्सायन ने कामसूत्र जो ग्रंथ लिखा है उसको इस मंदिर संरचना में उतारने का भरपूर प्रयास किया गया है। और खजुराहो में जो भी नक्काशियां हैं सब में सेक्सुअलिटी है, काम वासना है। और बहुत प्रसिद्ध भी मंदिर है वहां पे, चतुर्भुज मंदिर है, लक्ष्मण मंदिर है, ठीक है ना, कंदरिया महादेव का मंदिर है, ठीक। तीसरी जो उपशैली, सब स्टाइल की बात की मैंने, जिसको कहते हैं सोलंकी शैली या मरु गुर्जर शैली, वो महाराष्ट्र गुजरात के एरिया में थी। और इस शैली में कुछ स्पेसिफिक बातें मिलती है। पहला विशेषता तो इसका है कि मंदिर में कोई नक्काशी नहीं, यानी कोई भी नक्काशी मंदिर में नहीं दिखती है, बिल्कुल मंदिर सादगी और समानुपाती भाव से निर्मित किए गए, ये पहला विशेषता है। दूसरी बात कि इन मंदिरों में एक अतिरिक्त संरचना का भी निर्माण किया गया, और अतिरिक्त संरचना के निर्माण के साथ एक चीज खास इसकी बात है, इसका जो इन मंदिरों में जो गर्भगृह है वो अंदर और बाहर दोनों तरफ से बरामदे से जुड़ा हुआ है। गर्भगृह अंदर से भी बरामदे से जुड़ा है और बाहर से भी जुड़ा हुआ है। तीसरी बात एक अतिरिक्त संरचना मंदिर में पाई जाती है, वो बरामदा टाइप की संरचना है और उसका नाम पराक्रम कहा गया है, पराक्रम। चौथा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, सोलंकी शैली के मंदिरों में जल कुंड, मंदिर प्रीमाइसेस में, मंदिर परिसर में जल कुंड जैसी संरचना मिली है, जिसे सूर्य कुंड कहा गया है। और उस जल कुंड में उतरने के लिए जो सीढ़ियां हैं, उन सीढ़ियों पर भी छोटे छोटे मंदिरों का निर्माण किया गया। दूसरी बात, द स्टोन्स यूज्ड बाय सोलंकीज इन टेम्पल स्ट्रक्चर वेयर डिफरेंट टाइप्स, मतलब जो पत्थर सोलंकियों ने मंदिर निर्माण के लिए चुना वो अलग अलग प्रकार के। जैसे खजुराहो का चंदेलों ने बनाया तो वो सिर्फ बलुआ पत्थर का यूज किए हैं, लेकिन इन्होंने, सोलंकियों ने, बलुआ पत्थर का भी यूज किया है, नरम संगमरमर का भी यूज किया है और काले बेसाल्ट पत्थर का भी यूज किया है। इसलिए मैंने ये बात बताया कि अलग अलग पत्थरों का प्रयोग सोलंकियों ने मंदिर निर्माण में किया है। दूसरी बात आपको बताते हैं, एक नई चीज बताते हैं आपको। जिस प्रकार नागरा शैली से 3 उपशैलियों का विकास हुआ, जैसे पहला उड़ीसा शैली, खजुराहो शैली और सोलंकी शैली,
उसी प्रकार द्रविड़ शैली जब बताएंगे हम, तो आपको बताएंगे कि 3 उपशैलियां उससे भी निकली। उन उपशैलियों का नाम है, पहला है नायक शैली, और ये बेसर को भी माना जाता है कि द्रविड़ से ही, फिर दूसरा बेसर शैली, और तीसरा विजयनगर शैली। लेकिन बेसर को द्रविड़ से उत्पन्न जरूर मान सकते हैं आप, लेकिन वो बेसर जो है बिल्कुल दोनों ही शैलियों का मिश्रित रूप है। ठीक है, तो द्रविड़ शैली पहला बात पीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, द्रविड़ शैली में शिखरों को विमान कहा जाता था। Spires were called विमान in Dravidian style of temple architecture. ठीक है, द्रविड़ स्टाइल में क्या स्पेसिफिक बात है, क्यों ये डिफरेंट है नागरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर से, उसको पॉइंट वाइज आपको हम समझा रहे हैं। पहली बात कि पूरा मंदिर प्रीमाइसेस जो था, मंदिर परिसर जो था, वो एक चाहर दीवारी या बाउंड्री वॉल से घिरा हुआ था। ठीक है, पूरा ऐसे घिरा हुआ। ठीक है, दूसरी बात, हर मंदिर परिसर में वाटर, जो जल संग्रहण क्षेत्र कहलाता है, वाटर रिजर्वायर, माने हर मंदिर में जल की व्यवस्था थी, और श्रद्धालु अपना उस जल का प्रयोग पूजा में करते थे, स्नान ध्यान के लिए भी करते थे। ये 2 अलग अलग बातें जो नागर स्टाइल में नहीं पाई जाती। तीसरी बात, इस बाउंड्री वॉल, चार दीवारी में प्रवेश द्वार होते थे, यानी मंदिर प्रीमिसेस में, मंदिर परिसर में प्रवेश करने से पहले आपको प्रवेश द्वार पर जाना पड़ेगा, फिर तब आप मंदिर प्रांगण में पहुंचेंगे। इन प्रवेश द्वारों को नाम दिया गया गोपुरम। बाद के काल में आप देखेंगे हिस्ट्री में कि इन गोपुरमों का और विस्तार हो गया, इतने बड़े बड़े गोपुरम बनने लगे कि मुख्य मंदिर का भ्रम पैदा कर देते थे। दूर से देखने पर लगता था कि ये मंदिर है कि वो मंदिर है, और ऐसे गोपुरम को फिर हम लोग राय गोपुरम कहने लगे। दूसरी बात, द्रविड़ शैली एकाएक दक्षिण भारत में नहीं आ गई, बल्कि इसके विकास के चरण थे, और माना जाता है ये बात कि द्रविड़ स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर वाज इनिशिएटेड बाय द पल्लवास किंग। पल्लव वंश के राजाओं के द्वारा शुरुआत किया गया द्रविड़ स्टाइल को, और माना जाता है कि पल्लवा काल is the beginning of स्ट्रक्चरल टेम्पल आर्किटेक्चर। माना जाता है कि पल्लव काल दक्षिण भारत में संरचनात्मक मंदिरों की शुरुआत का काल है, यानी पल्लव शासकों ने पहली बार दक्षिण भारत में स्ट्रक्चरल टेम्पल कंस्ट्रक्शन की शुरुआत की, मंदिरों का निर्माण किया, उसको भी आपको समझाना है।
महेंद्र वर्मन का जो काल है, चट्टानों को काटकर मंदिर जैसी आकृति की संरचना करने का काल है। जैसे चट्टान थे, उसको मंदिर रूपी, मंदिर नुमा रूप दे देना, ये महेंद्र वर्मन के काल में हुआ है। जैसे कोई चट्टान है, मान लीजिए चट्टान हुआ, मान लीजिए चट्टान हो, ठीक है, इसको कैसे मंदिर जैसी संरचना देंगे? रुका ही बताते हैं। इसको मंदिर जैसी संरचना कैसे देंगे? देखिए, इस ऐसे टाइप के चट्टानों को काटकर मंदिर जैसी संरचना देने का काल महेंद्र वर्मन का काल है, और माना जाता है कि द्रविड़ स्थापत्य के विकास का ये इनिशियल स्टेज, प्रारंभिक स्टेज है, जो महेंद्र वर्मन का काल। पीटी के लिए इंपॉर्टेंट है, इस काल में मंदिरों को दक्षिण भारत में मंडप कहा जाता था, और नागर स्टाइल में मैंने मंडप बताया जो सभा भवन होता था, लेकिन द्रविड़ शैली में मंदिरों को मंडप कहा जाता था। महेंद्र वर्मन के बाद अगला जो शासक आया उसका नाम है नरसिंह वर्मन। नरसिंह वर्मन ने मंदिर स्थापत्य की दिशा में जो पहले से स्ट्रक्चर आ रहा था उसको बने रहने दिया, और इसने क्या किया नरसिंह वर्मन ने कि इस स्थापित संरचना जो पहले से मंदिरों को, चट्टानों को काटकर महेंद्र वर्मन ने बनाया था, उसमें अलंकृत करने का कार्य करवाया और मूर्तियां स्थापित करवाया। नरसिंह वर्मन ने जो स्थापित मंदिर थे उसमें मूर्तियां स्थापित किया कराया और कुछ अलंकरण का कार्य कराया। एक चीज उसने लाया कि इन मंडपों को, जो स्थापित मंदिर थे उनको मंडप कहा जाता था, उसने छोटे छोटे भागों में बांटना शुरू किया, और जिसको कहते थे रथ। ठीक है, आपने नाम सुना होगा, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, धर्मराज रथ, द्रौपदी रथ, सहदेव रथ, नकुल रथ। ठीक है ना, तो धर्मराज रथ सबसे बड़ा रथ माना जाता है। रथ का मतलब मंदिर का भाग, क्योंकि मंडप कहा जाता था मंदिर को, और मंडपास वेयर डिवाइडेड इन डिफरेंट रथास बाय नरसिंह वर्मन। तो धर्मराज रथ जो था वो सबसे बड़ा माना जाता था, और द्रौपदी रथ को सबसे छोटा माना जाता था। प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसा एक अनुमान है कि धर्मराज रथ ने ही आगे के विकसित द्रविड़ शैली के लिए बेस का काम किया, आधार का काम किया, इंस्पिरेशन का काम किया। ठीक है, यही किया नरसिंह वर्मन में। बता दिया आपको कि मंडपों को उसने रथ में बांटा और इन मंडपों को अलंकृत किया और कुछ मूर्तियों की स्थापना कराई। तीसरा आया राज सिंह। राज सिंह वॉज द मेन पर्सन हु स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रक्चरल टेम्पल्स इन साउथ इंडिया। राज सिंह पल्लवों का या दक्षिण भारत का पहला शासक है जिसने दक्षिण भारत में
संरचनात्मक मंदिरों के निर्माण की शुरुआत की। ठीक है, इसी से जो संरचनात्मक मंदिर जो दिखाई पड़ते हैं हमें अभी डे टू डे लाइफ, ऐसे मंदिरों का निर्माण राज सिंह ने किया। और दक्षिण भारत में मंदिर स्थापत्य की विकास की शुरुआत हो गई। आगे चलकर नंदी वर्मन का काल आया और उसने भी मंदिर स्थापत्य के विकास में अप्रतिम भूमिका का निर्वाह किया। और पल्लव के वंश के पतन के बाद वास्तव में चोल वंश की स्थापना दक्षिण भारत में हुई और चोलों ने मंदिर निर्माण की उन में जो भी श्रेष्ठ तरीके अलंकरण था, जो नक्काशी थी, निर्माण कार्य जो था, सबको उन्होंने अपने मंदिरों में आत्मसात किया। और माना जाता है कि चोल शैली वास्तविक रूप से द्रविड़ शैली का प्रतिनिधित्व करती है। इन रियलिटी चोला स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर is representing the द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। इसीलिए चोल मंदिर स्थापत्य को द्रविड़ मंदिर निर्माण का प्रतिनिधि माना जाता है। चोलों ने बहुत सारे मंदिरों का निर्माण कराया है। राजराजेश्वर मंदिर 1011 ईस्वी में राजराज प्रथम के द्वारा, फिर राजेंद्र चोल जो था उसने गंगटिक डेल्टा पे जो विजय स्थापित किया, उसकी खुशी में उसने गंगई कोंड चोलपुरम मंदिर का निर्माण कराया। ये जो मंदिर है ना, विकसित, बहुत डेवलप्ड द्रविडियन स्टाइल को दर्शाते हैं। द्रविडियन स्टाइल की क्या क्या विशेषता है मैंने बताया कि द प्रीमाइसेस ऑफ टेम्पल वाज surrounded by a boundary wall. First, there was a water reservoir in the temple premises. Third is, क्या है वो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, the spires of temple were called bimans and bimans looks like a pyramid look, पिरामिड नुमा वो शिखर दिखाई पड़ते थे। ठीक है ना। दूसरी बात कि बाद के काल में कुछ नए नए संरचना भी मंदिरों में, मंदिर परिसर में समाविष्ट किए जाने लगे, जो मैं आपको बताऊंगा। जैसे कल्याण मंडप, वो विजयनगर काल में हुआ। वो एक सिंबॉलिक था जिसमें चीफ डाइटी का विवाह समारोह आयोजित किया जाता है। यानी सेकुलर बिल्डिंग्स या structures were included in the temple premises later on. आगे चलकर धर्मनिरपेक्ष भवनों को भी मंदिर परिसर में शामिल किया जाने लगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं। थैंक यू।